कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं सेंटर ऑफ मास के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कोलिजन। तो बच्चों, इसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उस पर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो कि जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और उसमें कोलिजन का भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कोलिजन होता क्या है। तो देखो, कोलिजन बेसिकली इट इज़ बेसिकली अ फेनोमेना, इट इज़ अ phenomenon in which two objects come in contact for few moment and exert force on each other for that small duration। ठीक है, तो बेसिकली कोलिजन क्या है? देखो, कोलिजन क्या है। मैं एक मास ले रहा हूँ m1, सपोज इसका मास मैं बोल रहा हूँ m1 है ये। ठीक है, फिर दूसरा मास है m2, और ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2। ठीक है, अब क्या हुए, ये दोनों मूव कर रहे हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा, m1 m2 से जाके टकराएगा, तो m1 m2 से जाके टकराया। ठीक है, m1 यहाँ पे m2 से जाकर के टकराया, ये था m2 मेरा। ठीक है, m1 m2 से जाके टकराया, तो m1 ने क्या किया, m2 पे फोर्स लगाया। ध्यान से देखो, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, इधर नॉर्मल फोर्स लगाया। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ n1 से, और m2 ने m1 पे फोर्स लगाया इधर, एग्जैक्टली इधर, उसको मैं बोल रहा हूँ n1 से। ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ सब n2 से। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है बॉडी में। ऐसा सर्कुलर शेप था, तो ये ऐसा थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है बॉडी। ठीक है, बड़े वाले मास m2 का भी ऐसा थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा बॉडी। ठीक है, ये मास था m1, ये मास था m2। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस मोमेंट पे, इस वाले पोजीशन पे, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि उसका शेप डिफॉर्म होता है, और शेप डिफॉर्म होने की वजह से वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो शेप डिफॉर्मेशन में, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो कंप्लीटली चेंज हो जाती है या तो पार्शियली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद m1 और m2 फिर से अपना शेप रीगेन करना शुरू करते हैं, और फिर से m1 ऐसा हो जाता है और m2 कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, m2 फिर से ऐसा हो जाता है, रीगेन करते हैं शेप। ठीक है, ये रीगेन कर लिया शेप, ये था m1 और ये था m2। ठीक है, रीगेन करने के बाद शेप वो एक अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ लेट से v1 एंड v2। ये मास था m1 और ये था मास m2, ये सपोज अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है m1 v1 से, और ये है v2 थे। ये है आफ्टर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन पिक्चर।
ठीक है, और ये है बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो क्या हुआ, M1 U1 से मूव कर रहा था, M2 U2 से मूव कर रहा था, दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने से क्या हुआ, M1 ने M2 पे फोर्स लगाया N1, M2 ने M1 पे फोर्स लगाया N1, फिर दोनों में डिफॉर्मेशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, और फिर से जब रीगेन हुए शेप तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरीके से चेंज होती है तो उसको डिफरेंट कोलिजन बोलते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, कुछ लॉस हो जाता है डिफॉर्मेशन में, तो उसको डिफरेंट कोलिजन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी यहाँ से मैं बोलूँगा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना है। पहले हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या है? हेड ऑन कोलिजन है, ये रहा M1 मेरा, ठीक है, ये रहा M1, और दूसरा है M2, दूसरा है M2, यही था M1 M2, मूव कर रहे थे M1 एंड M2। ठीक है, अब M1 मूव कर रहा था U1 वेलोसिटी से, U1 वेलोसिटी से, और M2 किससे मूव कर रहा था? U2 वेलोसिटी से, U2 वेलोसिटी से। M1 मूव कर रहा था U1 वेलोसिटी से, M2 मूव कर रहा था U2 वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं M1 V1 से और M2 V2 से। ठीक है, यही मूव कर रहे थे, और ये था ड्यूरिंग कोलिजन। यही पिक्चर मैंने बनाया था, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया। ये है ड्यूरिंग कोलिजन, ये है M1, ये है M2, और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये है आफ्टर कोलिजन, जो कि है ये दोनों वेलोसिटीज मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये है M1, ये है M1, और ये है M2, और ये मूव कर रहा है सपोज V1 से, और ये मूव कर रहा है V2 से। ठीक है, M1 मूव कर रहा है V1 से V2 से। तो हेड ऑन कोलिजन को कब बोलेंगे? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लाइन ऑफ कोलिजन। उसके लिए हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है? तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, इसको पहले देखेंगे। तो बेसिकली लाइन ऑफ कोलिजन इज लाइन ज्वाइनिंग along normal force, line joining along normal force which acts during collision, which acts during collision। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा था? नॉर्मल फोर्स जब ड्यूरिंग कोलिजन, ये कौन सा पीरियड है? ये ड्यूरिंग कोलिजन है सर, ड्यूरिंग कोलिजन है। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन था, ये आफ्टर कोलिजन था, और ये था बिफोर कोलिजन। समझ में आई बात? तो ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। फोर्स कहाँ लग रहा था? तो फोर्स लग रहा था सर M1 पे इस डायरेक्शन में, N1, ठीक है, और M2 पे इस तरह से फोर्स लग रहा था सपोज N2। ठीक है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग, ये है लाइन ज्वाइन कर रहा है, ध्यान से देना, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये वाला, ये है लाइन ऑफ कोलिजन, ये है लाइन ऑफ कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जब फोर्स जो है या जो कांटेक्ट है वो लाइन ऑफ कोलिजन में हो रहा है। मतलब कि दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, समझ में आई बात? तो उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जिनका वेलोसिटी ध्यान से सुनना, जिनका वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन किसको बोलेंगे? ध्यान से देखना, फिर से मैं लिख रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच
the velocities of bodies are in डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन के डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो इसमें देखो u1 और u2 दोनों दोनों की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, लाइन ऑफ कोलिजन के। लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा है, ये है लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मुझसे पूछेगा, देखो कोलिजन में आपसे दो क्वेश्चन पूछता है, ये v1 और v2 बताओ, v1 v2 निकालने का तरीका बताओ। ठीक है, तो उससे पहले v1 v2 निकालने से पहले कैसे निकालेंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही, और उससे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन कहता है कि E इज इक्वल टू v2 माइनस वी1। ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू v2 माइनस वी1, ये लॉ है, v2 माइनस वी1 बाई u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। ये कहता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। और ये क्या था, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। ठीक है, क्यों, क्योंकि u1 और u1 जो था, ये मास m1 जो था, m2 को क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था। क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था। और यहाँ पे m2 क्या हो रहा था, सेपरेट हो रहा था, सेपरेट हो रहा था, सेपरेट हो रहा था ना, m1 से दूर जा रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर E इक्वल टू 0 रहा, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर E की वैल्यू 1 रही, E की वैल्यू क्या रही, 1 रही, उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन। और E की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 रही, इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आई बात। तो देखो E इक्वल टू 0 में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, E इक्वल टू 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। E इक्वल टू अगर 0 से 1 के बीच में है वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आई बात। तो ये हो गया बेसिक। अब देखो, अब रूल्स क्या है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, रूल्स क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने को। इतना नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि रूल्स क्या है सॉल्व करने को। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दो ना, यहाँ से चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, उसके बाद लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, और कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होती है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, v1 और v2 निकालेंगे कैसे। तो एक चीज़ देखो, along, ध्यान से देखना, along डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोलिजन, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं? हाँ सर, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड ओनली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा। सो
देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टर्म इज वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन को देखो, लाइन ऑफ कोलिजन के डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1, ठीक है, प्लस m2u2, पूरे को सिस्टम लिया है, इस पूरे को सिस्टम लिया है, ये पूरा मेरा क्या है, सिस्टम है। ये पूरा अगर मेरा सिस्टम है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो कि क्या है, इंटरनल है, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सर m1v1 प्लस m2v2। ये हुआ पहला इक्वेशन। सर v1 v2 तो अननोन है, u1 u2 नोन है। u1 u2 ध्यान देना, u1 दिया रहेगा आपसे, u1 और u2 नोन है। अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे आप u1 u2 निकाल लोगे। आपको v1 और v2 निकालना है, अननोन है, ठीक है, अननोन है। तो v1 v2 अननोन है, दो इक्वेशन है सर, दो इक्वेशन चाहिए हमें और दो अननोन है, ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है। लेकिन अभी तक तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लगाऊंगा सर, दूसरा इक्वेशन लगाऊंगा, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मेरा रहेगा E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। यहाँ से आप देखो v2 क्या है, इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस इज v2 मैग्नीट्यूड माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आपका दो इक्वेशन। यही दो इक्वेशन आपको लगा के सॉल्व कर लेना है, यही दो इक्वेशन लगा के आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन, हर एक कोलिजन का क्वेश्चन इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, नोट, पांडे पावर पॉइंट लिखा रहा हूँ, नोट ये है, पांडे पावर पॉइंट में सब कुछ रहेगा, ठीक है, पांडे पावर पॉइंट में सब कुछ रहेगा, ध्यान देना। फर्स्ट है, ए है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक है तो क्या होगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहला का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है या तो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस हो जाता है और कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो यहाँ पे इस मोमेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो इसलिए मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक, इफ कोलिजन इज inelastic, then there is loss in kinetic energy, then there is loss in kinetic energy, then there is loss in kinetic energy। लॉस कैसे देते हैं, डेल्टा के से। डेल्टा क्या है, के इनिशियल माइनस के फाइनल, ठीक है। के इनिशियल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या है सर, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेल्टा के आएगा। लेकिन डेल्टा के निकालोगे कैसे, पहले v1 v2 निकालोगे। v1 v2 निकालने के लिए क्या करोगे, ये इक्वेशन दोनों लगाओगे, ये दोनों इक्वेशन लगा के फिर यहाँ पे रखोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी लॉस पता चलेगा। तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ तक लिख लिया, तो मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ से इसको फिर से इरेज कर रहा हूँ।
और मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। ये लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिखता हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना। तो डेल्टा के जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है के इनिशियल माइनस के फाइनल विच इज़ हाफ म्यू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। वी रिलेटिव क्या है, यहाँ पे वेयर, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर वी रिलेटिव इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन से पहले ये वी रिलेटिव है। तो वी रिलेटिव क्या है, बेसिकली वी रिलेटिव है सर u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। देखना यहाँ पे u1 और u2 जो है, आप जो है u1 और u2 वेक्टोरियल फॉर्म में है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, समझ में आई बात। अगर u1 u2 का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, तो आपका u1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, u2 निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो उस केस में u1 प्लस u2 हो जाएगा वी रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे u1 माइनस u2 वेक्टोरियल में लिखा है मैंने, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई सर। तो u1 माइनस u2, ठीक है, वी रिलेटिव है। तो वी रिलेटिव यहाँ पे डाला गया है, उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। सपोज मेरा ये u1 जो है वेलोसिटी जो है 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और u2 जो है इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड। मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है, कोलिजन होगा तो मेरा वी रिलेटिव क्या आएगा, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में ले रहा था u1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और u2 जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से अप्रोच कर रहे थे, टकराएंगे, तो यहाँ पे वी रिलेटिव क्या होगा, वी रिलेटिव होगा सर 2, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो +2, ठीक है, माइनस u2 क्या है, इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, तो -4, ठीक है, -4, तो ये आ गया 2 + 4 इज इक्वल टू व्हाट, 6, वी रिलेटिव आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लेता u1 जो लेता, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये है सेकंड एग्जांपल, u1 लेता मैं 2 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में, और u2 लेता मैं 4 मीटर पर सेकेंड किधर, इसी डायरेक्शन में, तो वी रिलेटिव मेरी कितनी निकल गई थी सर, वी रिलेटिव निकल के आती +2 और माइनस +4, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ से आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे वी रिलेटिव स्क्वायर की जगह, वी रिलेटिव की जगह रख दोगे, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेल्टा के का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कभी डेल्टा के दे दिया रहेगा तो ई पूछेगा, फिर ई दे दिया रहेगा तो डेल्टा के पूछेगा, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। फिर ई डेल्टा के दे दिया रहेगा तो ई निकाल लेगा, ई निकालने के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ में आई बात। तो अब देखो यहाँ तक होने के बाद हेड ऑन कोलिजन में इतना कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको नोट ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पहले इस वाले पार्ट को मैं, इतने पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, आपने नोट कर लिया तो ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अब मैं लिख रहा हूँ पांडे पावर पॉइंट में, सब पांडे पावर पॉइंट में है, ध्यान देना। नोट ये है ट्रिपल-P में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक एंड m1 इज इक्वल टू m2, मास दोनों का बराबर है, देन आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स गेट इंटरचेंज, वेलोसिटीज ऑफ टू
bodies get interchanged हो जाती है, इंटरचेंज्ड मतलब कि जो V1 है वो चेंज हो गई, V1 को क्या मिल गया, U2 मिल गया, V1 को मिल गया U2, और V2 जो है, V2 जो इसकी वेलोसिटी थी वो U1 के बराबर हो गई, वो क्या हो गई, U1 के बराबर हो गई। मतलब M2 की वेलोसिटी M1 के बराबर हो गई और M1 की वेलोसिटी M2 के बराबर हो गई आफ्टर कोलिजन। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, वन ऑब्जेक्ट इज वेरी large, if mass of one object is very large, then it continues to move with same velocity after collision। बहुत बड़ी मास है तो उससे कोई आके टकरा भी जाएगा तो उसका वेलोसिटी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इट कंटिन्यूज टू मूव विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालोगे सर, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं पूरे को इरेज कर दिया, इस पूरे पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं लिख रहा हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो ये रहा, देखो ये रहा मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा है, मास है हेवी, बहुत बड़ा है, मास है M1, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये, सपोज इससे आके एक टकराया मास M2, ठीक है, ये छोटा सा मास आके टकराया M2, ठीक है, ये था सपोज M1, ये है M2, और ये ऐसे मूव कर रहा था U1 वेलोसिटी से, और ये M2 जो है इससे आके टकराया U2 वेलोसिटी से। तो M1 जो है, M1 की जो वेलोसिटी रहेगी आफ्टर कोलिजन, M1 की जो वेलोसिटी रहेगी आफ्टर कोलिजन, ये मास बहुत हैवी है, तो M1 की वेलोसिटी जो रहेगी वो U1 ही रहेगी, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो U1 ही रहेगी, लेकिन M2 की वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ हो गई M2, और इसकी वेलोसिटी सपोज V2 है, इसकी वेलोसिटी V1 थी तो वो U1 के बराबर ही हो गए। तो इसकी V2 कैसे निकालोगे? तो V2 निकालोगे सर E से, तो E दिया रहेगा, E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू सर V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। समझ में आई बात? तो V2 आपको पता है, नहीं पता है, ये है अननोन, V2 आपको क्या है, ये है अननोन, ये नहीं पता है, ये आपको V1 पता है, U1 पता है और U2 पता है, तो आप, और E भी पता है, तो आप क्या है V2 को निकाल लोगे, समझ में आई बात? इस तरीके से V2 निकलेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन में जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, ये है थर्ड पॉइंट कोलिजन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इफ इन हेड ऑन कोलिजन, in perfectly in elastic head on collision, if perfectly in elastic head on collision अगर होता है, if in perfectly in elastic head on collision happens अगर होता है तो E क्या होता है? E होता है सर जीरो, E होता है जीरो, मतलब कि सर E इज इक्वल टू जीरो, और E होता है सर V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। तो यहाँ E इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू व्हाट, V1। मतलब ये हुआ कोलिजन के बाद जो है दो ऑब्जेक्ट्स साथ साथ मूव करेंगे, क्या करेंगे? साथ साथ मूव करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ आफ्टर collision two objects or bodies move with same velocity
टूगेदर। समझ में आई बात? तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट। ये जो थे पांडे पावर पॉइंट, पहला पांडे पावर पॉइंट था, इफ कोलिजन इज इलास्टिक और मास m1 इक्वल टू m2 है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, ये याद रखना है। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा मतलब इस केस में m1 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा, m1 की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी आफ्टर कोलिजन, वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा कर दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लेंगे। अगर तीसरा पॉइंट है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे। आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन लगानी है, कौन सी लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के आप वेलोसिटी दोनों की निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि v2 इज इक्वल टू v1 ऑलरेडी है ही, ये v2 इज इक्वल टू v1 ऑलरेडी है ही, आपको ये याद रखना है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी कोलिजन के कॉन्सेप्ट थे वो सब कुछ डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, और उसको अप्लाई करेंगे। देखो, अ ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, the block B of mass 2m is lying at rest and the block A of mass m is pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic, हो गई, E equal to 1 है। With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? ठीक है, समझ में आई बात? किस वेलोसिटी से A को स्टार्ट किया जाए कि जो स्लीपिंग मैन है वो जग जाए। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर स्लीपिंग मैन को जगना है, इसका मतलब ये हुआ ये B के पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो B यहाँ पे पहुँच जाए, B यहाँ पे क्या हो, पहुँच जाए। तो B को ऊपर तक पहुँचने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो पहले देखो B के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन B इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहीं लगाऊंगा। ठीक है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ वर्क डन बाय फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाता हूँ, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। तो इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास हाफ, मास कितना है 2m, सपोज इसका वेलोसिटी है v2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसके पास इतनी वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जस्ट पहुँचा है तो इसकी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh। मास कितना है 2m है, 2m से 2m गया, वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई सर v2 इज इक्वल टू √2gh। वेलोसिटी आ गई क्या सर, √2gh। ठीक है, याद रखना, ये रहा मेरा वेलोसिटी √2gh। ठीक है, ये रहा मेरा √2gh। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये मास आएगा, यहाँ से आएगा और इससे टकराएगा। तो A का वेलोसिटी जो है, A ऐसा है और B कुछ ऐसा है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली। तो A जब नीचे आएगा तो A की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, A जब नीचे आएगा तो A की वेलोसिटी, तो इसको भी क्या करूँगा मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा दूंगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा, या क्या लगा दूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा। तो ये था मेरा फॉर B, और ये मैं लगा रहा हूँ फॉर ए। ठीक है, तो फॉर ए लगा रहा हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m un स्क्वायर बोल रहा हूँ। ठीक है, हाफ m un स्क्वायर ऐसा बोल रहा हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या बोलूँगा हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, mgh प्लस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जब पहुँचेगा तो 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी सपोज बोल रहा हूँ हाफ m u1 स्क्वायर। तो यहाँ से m गया, हर जगह गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आ गया, ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब A की वेलोसिटी यहाँ पे है, ये मास m है, ये 2m है, इसकी इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इधर में डायरेक्शन वेलोसिटी है u1, और ये तो रेस्ट में है, ये तो क्या है, रेस्ट में, तो u2 क्या है, 0। आफ्टर कोलिजन जो है, ये मास m है और ये 2m है।
ये 2m है। तो मास m जो है सपोज वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और मास 2m जो है वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, ठीक है, v1 और v2 से मूव कर रहा है। तो v2 तो मुझे पता है, v2 कितना होना चाहिए सर, v2 होना चाहिए √2gh, √2gh होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, जाके हिट करेगा, तभी वो इंसान जगेगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं क्या लगाऊंगा, अभी मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहला लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला चीज़ मैंने बोला है कि क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो m1u1, तो m u1 प्लस 2m इंटू जीरो, 2m इंटू जीरो, 2m u2 मतलब u2 जीरो है तो जीरो, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस 2mv2, 2mv2 हो गया। यहाँ से m से m गया, m से m गया, तो यहाँ से u1 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 आया, ठीक है। अब मुझे v1 भी निकालना है, तो एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर, E इज इक्वल टू 1 होता है, E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो यहाँ से v2 बताओ क्या, v2 है सर √2gh, माइनस v1 नहीं पता है, बाई u1 कितना है, u1 भी नहीं पता है, u1 रख दिया, माइनस u2 कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई सर, u1 इज इक्वल टू √2gh माइनस v1। यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई, u1 इज इक्वल टू √2gh माइनस v1, ठीक है। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकेंड आ गई, u1 आ गया v1 के टर्म में, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं रख देता हूँ। तो v1 को मैं रख रहा हूँ u1 के टर्म में, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे u1 वाला इक्वेशन पड़ा हुआ है। तो u1 को क्या करूँगा, मैं वहाँ ले जाके रख दूंगा। तो u1 अगर मैं रख दूंगा तो मेरे को u निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ u1 को रखता हूँ, u1 इज इक्वल टू √2gh माइनस v1, ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू v1 की जगह √2gh माइनस u1, अब प्लस 2, v2 कितना है, v2 है सर √2gh, ठीक है। तो यहाँ से आ गया u1 इज इक्वल टू √2gh माइनस u1, तो यहाँ से 2u1 आ गया 3√2gh, ठीक है। तो u1 क्या आ गया, u1 आ गया 3/2 √2gh, u1 आ गया 3/2 √2gh आ गया, u1 आ गया। तो u1 आ गया यहाँ पे, तो मैं u निकाल लूँगा, ठीक है, u ही तो निकालना है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट gh प्लस हाफ u स्क्वायर, ध्यान देना हाफ u स्क्वायर, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू हाफ u1 स्क्वायर कितना है 3/2 √2gh का स्क्वायर, मतलब 9/4 इंटू 2gh, ठीक है, 9/4 इंटू 2gh, यहाँ से 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया। तो हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4gh माइनस gh, ठीक है। यहाँ से क्या आया 9/4gh माइनस g, तो 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4gh बाई 4, 9 माइनस 4 इज 5gh बाई 4, यहाँ से 2 से 2 गया। तो u इज इक्वल टू क्या आया √5gh बाई 2, तो u यहाँ से आ गया, दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू √2.5gh होना चाहिए, √2.5gh होना चाहिए। तो अभी देखो इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, कितना शानदार कॉन्सेप्ट यूज़ किया। देखो पहला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये था मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये वाला कॉन्सेप्ट था,
ठीक है, दोनों के लिए, फॉर ए फॉर बी, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट था कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तीसरा कॉन्सेप्ट था कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कितना मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कुछ यूज़ किया, ध्यान दो, काफ़ी कुछ यूज़ कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि बी यहाँ तक पहुँच पाए, ऊपर तक पहुँच पाए। तो उसके लिए बी के पास इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए √2gh, ये पता चल गया। तो यहाँ से मुझे v2 पता चल गया था, √2gh होगा। v1 मुझे नहीं पता था, u1 मुझे नहीं पता था। u1 मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सपोज u था, दिया गया ए ब्लॉक को, u वेलोसिटी से नीचे गिराया गया, ठीक है, और वो नीचे आया, नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u1 हो गई। यहाँ पे नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u1 हो गई, ठीक है। तो u1 हो गई, तो मैंने u1 निकाला। u1 कैसे निकाला, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया यहाँ पे फॉर ए के लिए। तो mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu1 स्क्वायर। यहाँ से मुझे u1 और u में इक्वेशन आ गया। अब मुझे u1 निकाल लेता तो मेरा u आ जाता। तो u1 कैसे निकाला मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। अब v1 v2 में रिलेशन चाहिए तो मुझे क्या लगाना था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ध्यान देना। तो two balls having masses m and 2m are fastened at two light strings of mass same length L. The other end of the string are fixed at O. The strings are kept at the same horizontal line and the system is released from which the collision between the balls is elastic. Find the velocities of the ball just after their collision. तो अब देखो यहाँ से ये जो बॉल है, यहाँ से ये बॉल है, ये ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगी, ठीक है, और ये है मेरा लेंथ है, ठीक है। ये बॉल भी ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगी दोनों। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी मास m, ये रहा मास m, ये मास m है, ठीक है, और ये बॉल है 2m वाला है, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग लेंथ, ये ऐसा, ठीक है, और ये है 2m वाला, ठीक है। तो m और 2m है, तो m के पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो m के पास वेलोसिटी लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी लगा सकता हूँ। क्योंकि तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा वैलिड है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो सर इस पे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है mg। तो mg के सपोज m का वेलोसिटी यहाँ नीचे आने के बाद है, इनिशियल वेलोसिटी है, मैं बोल रहा हूँ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u1 और 2m के पास इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है, u2। तो अब देखो u1 और u2 निकालना है, तो वर्क डन बाय फोर्स mgh होगा, mgh, और h कितना है सर, l है, हाइट कितनी है, ये लेंथ l है ना, पूरी हाइट क्या है, लेंथ l है। तो नीचे आएगा तो हाइट कितना नीचे जाएगा, l से जाएगा। तो वर्क डन बाय फोर्स ग्रेविटी इज mgh इज इक्वल टू हाफ m u1 स्क्वायर। तो यहाँ से m से m गया, u1 कितना निकल के आया, √2gh, ठीक है। फिर u2 कैसे निकल के आएगा सर, u2 के लिए भी लगाएंगे हम क्या, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि और भी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, और ये टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स का वर्क डन 0 होगा, क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ठीक है, तो 2mgh इज इक्वल टू हाफ 2m u2 स्क्वायर, यहाँ से 2m से 2m गया, u2 क्या आ गया, √2gh, u2 भी आ गया √2gh। u1 का डायरेक्शन है ऐसे और u2 का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है। द कोलिजन बिटवीन द बॉल इज इलास्टिक, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन के बाद वेलोसिटी बताओ। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर कोलिजन जो है, ये मास m जो है, ये मास m इधर की तरफ टकराएंगे एक दूसरे से, तो टकराने के बाद ये मास m जो m1 है, ये मूव करेगा
इस डायरेक्शन में, उसका मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ v1। और ये मास जो 2m है, ये 2m है, उस वो टकराने के बाद क्या किधर जाएगा, इधर जाएगा, वो उसको मैं बोल रहा हूँ v2 से, ठीक है, वो उसको मैं बोल रहा हूँ v2 से। समझ में आई बात? तो मैं पहला इक्वेशन लगाऊँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए मैं इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फर्स्ट लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही लगाना है, दो ही लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और क्या लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन वाला, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देते हैं E इज इक्वल टू व्हाट, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहला मैं लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया पहला, तो mu1 कितना है, u1 वेलोसिटी है सर √2gh, m इंटू √2gh, प्लस सेकेंड बॉल की वेलोसिटी 2m u2 कितना है, इस डायरेक्शन में है, तो वो किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। u2 कितना है, -√2gh, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, v1 किस तरह है, निगेटिव डायरेक्शन, तो -v1 प्लस m2 v2, तो m2 कितना है 2m, v2 किधर है, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो v2, ठीक है, 2m v2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, m गया, यहाँ से कितना है √2gh और -2 टाइम्स √2gh, तो बचा ये -√2gh इज इक्वल टू व्हाट, 2v2 माइनस v1। ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आई बात? दूसरा लगाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो E इज इक्वल टू 1 है, क्यों, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, सब कुछ पढ़ा चुका। E इज इक्वल टू 1 है, v2 माइनस v1, तो v2 क्या है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो v2 देखो पहले लिख रहा हूँ v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 वेक्टोरियल फॉर्म में। तो v2 क्या है, पॉजिटिव है, v2 क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो v2 माइनस v1 क्या है, निगेटिव है, माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, u1 क्या है, पॉजिटिव है, u1 कितना है √2gh, u2 क्या है, निगेटिव है, माइनस √2gh, √2gh, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आया, v2 प्लस v1 आया 2 टाइम्स √2gh, ये रहा मेरा सेकंड इक्वेशन। तो v2 और v1 आ गया मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से रखो 2√2gh इज इक्वल टू व्हाट, v2 प्लस v1, ये दोनों को सॉल्व किया, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2√gh माइनस 2√gh, तो ये आएगा √2gh इज इक्वल टू 2v2 प्लस v2 इज 3v2, यहाँ से आ गया तुम्हारा, और ये v1 कैंसिल, तो v2 आ गया √2gh बाई 3, ठीक है। और v1 कितना आएगा सर, v1 आएगा 2√2gh माइनस v2, ठीक है, 2√2gh माइनस v2 क्या है √2gh बाई 3, तो ये आ गया 3 2 जा 6 माइनस 1 5 2gh बाई 3, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 √2gh बाई 3, ठीक है। ये आ गया मेरा v1 और v2, ध्यान देना, ये आ गया मेरा v1 एंड v2, ये है मेरा v1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा v1 एंड v2। अब ध्यान दो, ये पूछा था पहला, द कोलिजन बिटवीन द बॉल इज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर देयर कोलिजन, हाउ हाई विल द बॉल राइज। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था कि हाउ हाई द बॉल विल राइज। अब देखो v1 के पास जो वेलोसिटी है, v1 मतलब कि स्मॉल m के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो देखो, वो 5/3 को क्या कर लो, अंदर ले जाओ।
अंदर ले जाओगे तो v1 वेलोसिटी जो है, v1 के पास जो वेलोसिटी है वो देखो, v1 जो है निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 5 को ले जाओ, 3 को अंदर रूट के अंदर लाता हो, तो 5 को अंदर ले जाओगे तो 5 5 25, देखो 5 को अंदर ले गए तो 5 स्क्वायर हो गया, मतलब कि क्या हो गया 25, और 3 को अंदर ले गए तो 9 हो गया, ठीक है, इंटू 2gh। ये कितना हो गया, अंडर रूट 25 इंटू 2 50 बाई कितना 9, 50gh बाई 9, ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 9 5 जा 45, 5.5gh। और मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5gh है, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5gh है, तो वो क्या है, वो मास m जो है वो पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा। तो ये जो बॉल है स्मॉल मास m, वो कितना ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक ऐसे जाते जाते जाते, ये देखो ये मास m जो है आफ्टर टकराने के बाद ये ऊपर जाते 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 ये पूरा एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ग्राउंड सरफेस से इस वाले सरफेस से वो कितना ऊपर जाएगा, 12 लेंथ ऊपर चला जाएगा, 12 लेंथ ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच मैक्स जो होगा वो 2L होगा। मैं फिर से इरेज करके दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को, यहाँ से मैं फिर से चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको रख दे रहा हूँ v1 और v2 को, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मास m था, ध्यान से देखो ये था सेंटर और ये था मेरा मास m, इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 5.5gh। तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो ये था पूरा स्ट्रिंग का लेंथ l, ये था l, ठीक है, ये रहा सेंटर और ये भी है डिस्टेंस l, ठीक है। तो पूरा हाइट कितना गया ऊपर, ये गया 2L, तो h मैक्स कितना आया 2L आ गया, ठीक है। दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, v2 कितनी है, ये मास 2m जो है, यहाँ पे मास 2m भी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, v2 है। तो v2 कितनी है एक बार देख लेते हैं, v2 है सर, यहाँ पे आया था अंडर रूट 2gh/3, अंडर रूट 2gh/3, 3 को अंदर लेके जाओ, तो अंडर रूट 2gh/9, तो ये आया कुछ कितना 9, कितना आएगा 0.19 जा 18.2gh। तो ये जो है क्या करेगा, कुछ मैंने बताया था अंडर रूट 2gh वेलोसिटी रही तो क्या करेगा 90 डिग्री कवर करेगा, अंडर रूट 2gh से कम है, अंडर रूट 2gh से कम है तो ये कुछ यहाँ तक पहुँचेगा मास m, यहाँ तक पहुँचेगा मास m, ये 2m है, तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक अगर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो उसकी वेलोसिटी बताने के लिए क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, या क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ मैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv2, हाफ मास कितना है 2m, v2 स्क्वायर, v2 कितना है अंडर रूट 2gh/3, तो ये आ गया 2gh/9, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, इसको ही रेफरेंस मान रहा हूँ, u इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये हाइट अगर सपोज h गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh, तो मास कितना है 2mgh, ठीक है। तो यहाँ से 2m से 2m गया, ठीक है 2m से 2m गया। और ये देखो ये h और ये h अलग है, ये h जो है यहाँ पे h है, इसको मैं h डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ये है h डैश, ठीक है h डैश। तो h डैश कितना आया, ये g से g गया, तो h डैश आया ये 2 से 2 गया, h डैश आया सर 2h/9, h डैश आया 2h/9। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब जगह सही है। तो 2m से 2m गया, 2m से 2m गया, 2 से 2 गया, 2m से 2m गया, 2 से ये 2 से 2 गया, यहाँ से 2 चला गया, और h डैश आया h/9, और यहाँ पे h क्या था, h था बेसिकली l, तो ये था l/9। अगर मैं हर जगह करेक्ट हूँ तो ध्यान देना, फिर से कोई गड़बड़ी नहीं है। हाफ इंटू 2m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी क्या था
2gh/√2gh/3 तो उसका स्क्वायर 2gh/9 इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। तो h आ गया, 2m से 2m गया, 2g से g गया, 2 से 2 गया, h डैश आ गया h/9 और h क्या था, बेसिकली l था। h क्या था, बेसिकली l था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज है। कॉन्सेप्ट यूज हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट और कोलिजन का कॉन्सेप्ट। ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं। सोचो इतना सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है और इस लेवल का मैं क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोलिजन जो है कंप्लीट कर लिया, हेड ऑन कोलिजन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक ऑब्लिक कोलिजन आता है, बहुत ही छोटा टॉपिक। अगर आपको हेड ऑन कोलिजन समझ में आ गया तो ऑब्लिक कोलिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक से आप और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, इन कॉन्सेप्ट को और सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहिए। इसके अलावा कोई भी अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये सफिशिएंटली इनफ है आपके लिए, ठीक है। पांडे पावर पॉइंट को आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और जो रूल्स पता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।